बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 4। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट्स का ओवरव्यू दे दूं। फीचर्स ये चल रहे हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पेज नंबर 36 से आप देख सकते हैं, डिस्कस कर चुके। बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस कर चुके। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस कर चुके। अब देख लेते हैं कैटालाइटिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर और एलॉय फॉर्मेशन। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है ये दिमाग की दही बनाने वाला है, इसलिए इसके ऊपर तो अलग ही एक वीडियो बनेगी। 3 टॉपिक्स अभी देख लेते हैं, ठीक है भाई। शुरू करते हैं। कैटालाइटिक एक्टिविटी। कैटालाइटिक एक्टिविटी कौन सा टॉपिक है? ये चौथा टॉपिक आ गया। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? एलिमेंट्स, या इनको हम एक नाम देते हैं थिंग्स। आप इसको आसान लफ्ज़ों में थिंग्स, चीज़ें हैं कुछ, या फिर आप इनको केमिकल्स नाम दे दें। केमिकल्स, ठीक है। इसका तो जवाब मिल गया कि ये हैं क्या, थिंग्स हैं या केमिकल्स, ठीक है। क्या किया जाता है? इनको आप ऐड करते हैं, आप शामिल कर देते हैं। कहाँ पर? इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वहाँ आप इनको शामिल कर देते हैं। वाई, क्यों शामिल कर देते हैं भाई? सो दैट, ताकि स्पीड इंक्रीज़ हो सके, स्पीड इंक्रीज़ हो सके केमिकल रिएक्शन की, विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, बग़ैर प्रोडक्ट का हिस्सा बने हुए। सिर्फ इनका काम क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 1 घंटे के अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर? प्रोडक्ट्स बन रही हैं, प्रोडक्ट्स बन रही हैं। कैसे बन रही हैं प्रोडक्ट्स? जब रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं, जब रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पानी बनाना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए और ऑक्सीजन गैस चाहिए, मिसाल के तौर पर, और ये आपने पानी बना लिया, तो ये प्रोडक्ट है आपकी वाटर, ये आपके रिएक्टेंट है। अब ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेंगे और उसके नतीजे में पानी बनेगा। आप लैब में बैठे हुए हैं, आपको आपके टीचर ने हाइड्रोजन गैस भी दे दी, ऑक्सीजन गैस भी दे दी, बोला भाई ये लो दोनों गैसेस और पानी बनाओ। तो आप जो है वो दोनों गैसेस ले लेते हैं और उनको जो है वो एक ही कंटेनर के अंदर डाल देते हैं ताकि ये आपस में रिएक्ट करें, और ये रिएक्ट करती भी हैं। मिसाल के तौर पर ये रिएक्ट करती भी हैं और उसके नतीजे में पानी बनता भी है, लेकिन इसमें लग जाते हैं 4 घंटे। 4 घंटे बाद आप पानी लेके पहुंच जाते हैं अपने टीचर के पास, बोलते हैं सर ये लें, मैंने केमिकल रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को और पानी बन गया। तो आपके टीचर बोलते हैं भाई इतना टाइम क्यों लगाया, कम टाइम में क्यों नहीं ये प्रोडक्ट बनी, कम टाइम में H2O क्यों नहीं बना? मैं बोला सर कम टाइम में कैसे बनाऊं, जितना टाइम नेचुरली उसके बनने में लगेगा उतना ही होगा ना। तो आपके टीचर आपको बोलते हैं कि भाई कैटलिस्ट यूज़ कर लेते, कैटलिस्ट यूज़ कर लेते, इसमें कैटलिस्ट भी डाल देते, तो वो इनके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता, बग़ैर इसका हिस्सा बनेगा। एक और मिसाल, जनरली आप खाना बनाते हैं किचन के अंदर, चिकन फ्राई आप बनाना चाहते हैं, गोश्त बनाना चाहते हैं, गोश्त का सालन बनाना चाहते हैं, तो आपने कढ़ाई ली और आपने गोश्त वग़ैरह डाल के उसको बनाना शुरू कर दिया। 4 घंटे लगे गोश्त को, क्योंकि गलने में टाइम लगता है ना गोश्त को, 4 घंटे लगे
चिकन फ्राई बनने में। ठीक है, आपके दोस्त ने बोला कि यार 4 घंटे तुमने लगा दिए, ऐसा करते प्रेशर कुकर उसमें बना लेते, 1 घंटे में बन जाता। अब प्रेशर कुकर में जब आपने गोश्त को डाला, वही लवाजमात जो आपने कढ़ाई में डाले थे, वही लवाजमात उठा के आपने प्रेशर कुकर में डाल दिए। प्रेशर कुकर इस तरह का जो होता है, प्रेशर कुकर, इसमें डाल दिए। अब वही जो गोश्त चिकन कढ़ाई जो है, वो गोश्त कढ़ाई 4 घंटे ले रही थी, अब वो 1 घंटे में बन गई। इसके अंदर क्या किया इस प्रेशर कुकर ने? सिर्फ उनके रिएक्शन को बढ़ा दिया। जो गोश्त, पानी और वो मसाले वगैरह जो थे, जो रिएक्ट करने में, जो पानी है वो गलाने में गोश्त को वक्त ले रहा था, स्टीम, हीट वो वक्त ले रही थी गोश्त को गलाने में। 4 घंटे में ये काम हो रहा था, 1 घंटे में हो गया इस प्रेशर कुकर की वजह से। तो इस प्रेशर कुकर ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ये प्रेशर कुकर, वो जो कढ़ाई बनी, वो जो खाना बना, उसका हिस्सा तो नहीं बना ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। इस प्रेशर कुकर ने सिर्फ क्या किया, वो माहौल दे दिया आपको, जिसके तहत क्या हुआ, आपका खाना जो 4 घंटे में बन रहा था अब 1 घंटे में बन गया। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही हुआ है कि पानी जो आप बना रहे थे 4 घंटे में बन रहा था, आपने कैटलिस्ट इसमें डाल दिया, उसने क्या किया, इन रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन हो रहा था इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। तो कैटलिस्ट क्या हैं? ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनको आप ऐड करते हैं केमिकल रिएक्शन में। क्यों ऐड करते हैं? सो दैट, ताकि स्पीड जो है वो बढ़ जाए केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, और जो भी कैटलिस्ट आप डालें उसके अंदर, वो उसका पार्ट ना बने, विदाउट बीइंग, जो भी प्रोडक्ट बनेगी उसका पार्ट वो कैटलिस्ट ना बने, और कैटलिस्ट जो है उसका पार्ट बनता भी नहीं है, बस उसका काम इतना होता है केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। यहाँ ये टॉपिक क्यों है? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, जो 4 सीरीज़ में हमने डिवाइड किए हैं, वो कैटलिस्ट बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बहैसियत कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इनका किरदार है। ठीक है भैया, आपको पता चल गया। अब ज़रा इसकी मोटी मोटी बातें देख लें। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं कैटलिस्ट की हैसियत से। एग्जांपल्स, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? जैसे कि निकल को आप यूज़ करते हैं। निकल को आप, एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का अगर आप एडिशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन होता है, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए वहाँ हम निकल, जो कि एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट। नोट कर लीजिए। दूसरा जो एग्जांपल मैं आपकी बुक में दिया हुआ है, आयरन जो है, ये भी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको भी एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं जब आप अमोनिया बना रहे होते हैं। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस की तैयारी में, सिंथेसिस मतलब तैयारी में, आयरन जो है इस कैटलिस्ट को आप यूज़ करते हैं। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, पिछली वीडियो में ये कैटलिस्ट आया भी था, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बना रहे थे, H2SO4 आप बना रहे थे, किस प्रोसेस के तहत? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के तहत। नोट कर लिया भाई, नोट आपने लाजमी करना है। ठीक है, अच्छा, अब उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एक अच्छा कैटलिस्ट होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। अब उन फैक्टर्स को आप डिस्कस कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। फैक्टर्स बीइंग अ गुड कैटलिस्ट, बीइंग अ गुड कैटलिस्ट, कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक कैटलिस्ट के पास कौन कौन से हथियार होने चाहिए कि वो ये साबित कर सके कि मैं एक अच्छा कैटलिस्ट हूँ। ठीक है, तो वो क्या क्या है वो आप नोट कर लें। सबसे पहली बात यहाँ पर जो है वो फैक्टर्स बीइंग अ गुड कैटलिस्ट, यहाँ पर कौन से कैटलिस्ट? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो गुड कैटलिस्ट हैं, तो इसके पीछे वजूहात क्या क्या हैं? एज
आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपसे ये सवाल कर लिया जाता है कि भाई आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनको कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलते हैं जी बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल जो पूछा जाता है उस पे आप अटक जाते हैं जब वो आपसे पूछता है कि क्या खसूसियात हैं आखिर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास ऐसी जिसके तहत आप ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा कैटलिस्ट है। तो वो खसूसियात, वो फैक्टर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहला जो फैक्टर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत सारी, पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस किया है, तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो इनको एक अच्छा कैटलिस्ट जो है वो साबित करती हैं। हाउ, कैसे? अब ये तो आपने जवाब दे दिया है कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो अच्छे कैटलिस्ट इस वजह से हैं क्योंकि भाई आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अगला सवाल फिर आपसे पूछ लिया जाता है हाउ, कैसे, ज़रा एक्सप्लेन करें। तो फिर एक्सप्लेन करने के लिए आप बता सकते हैं दे से मतलब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे कैन ईजीली विदड्रॉ, दे कैन ईजीली विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब है निकाल लेना, निकाल लेना, विदड्रॉ निकाल लेना। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना, ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। फ्रॉम रिएक्टेंट्स, फ्रॉम रिएक्टेंट्स, आसानी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। किनसे? रिएक्टेंट से। हैंस, फिर क्या होता है? हैंस बिकम्स अनस्टेबल, बिकम्स, और ये बन जाते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं रिएक्टेंट से, तो फिर ये बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? बिकम्स अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये क्या है ये अभी आपको मैं समझा देता हूँ। बिकम्स अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और क्या बन जाते हैं? अनस्टेबल, गैर मुतवाज़िन इंटरमीडिएट ये बन जाते हैं। ये तो अब ये जो बात है इसको समझने के लिए आप यहाँ देखिए, एक ये ए है रिएक्टेंट और दूसरा ये बी जो है ये रिएक्टेंट है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे ना, आपने केमिस्ट्री की दुनिया में, आप माशाल्लाह सेकेंड ईयर में आप आ गए हैं, आपने मुतवातिर जो चीज़ सुनी है केमिस्ट्री के अंदर, जब से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, अब तक केमिस्ट्री में आपने एक चीज़ सुनी होगी, वो है इलेक्ट्रॉन। केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का किरदार आपने सुना होगा। आपने प्रोटॉन का नहीं सुना होगा, आपने न्यूट्रॉन का नहीं सुना होगा, आपने इलेक्ट्रॉन्स का किरदार सुना होगा। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स का किरदार? इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, या केमिकल बॉन्ड का बनना। ये सब कुछ आपने केमिकल रिएक्शन के अंदर देखा है। ऐसी बात है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जब आपस में रिएक्ट करेंगे और कोई तीसरी प्रोडक्ट जो है वो सी बनाएंगे, तो इसके लिए इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में तब्दीली होनी चाहिए। या तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा इनके दरमियान, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी इनके दरमियान, या कुछ ना कुछ मामला इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ये बात तय है, इलेक्ट्रॉन्स का कोई ना कोई मामला इनके दरमियान होगा। अब ये मामला जब इनके दरमियान होगा, इलेक्ट्रॉन्स की इनमें कोई तब्दीली होगी, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन की तब्दीली होगी, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन्स की तब्दीली होगी। चेंज से मतलब समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स में तब्दीली होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स में तब्दीली होगी। वो किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है। बहरहाल कुछ ना कुछ तब्दीली इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ होगी। मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। और ये जो है इसके अंदर भी जो शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स गड़बड़ कुछ ना कुछ करेंगे।
तब ही ये आपस में रिएक्ट होंगे और फिर जाके ये प्रोडक्ट बनेगी। कैटलिस्ट जो है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के तहत इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की उछाड़ पुछाड़ चल रही है ना, उसमें तेज़ी ले आते हैं। वो बोलते हैं भाई आपका रिएक्शन, आप दोनों को रिएक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का या तो आप लेन देन करेंगे या शेयरिंग करेंगे। तो कैटलिस्ट बोलता है मैं इसमें सहूलत कर देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ आप इलेक्ट्रॉन मुझे दे दें, इसको भी बोलेगा आप इलेक्ट्रॉन मुझे दे दें, क्योंकि जब तक इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। कैटलिस्ट जो है, जो कैटलिस्ट यहाँ पर मैं CAT मैंने बोल दिया कैट, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ताकि ये दोनों आपस में आसानी से रिएक्ट कर सकें। अब ये जब इलेक्ट्रॉन इन दोनों से लेगा ना, तो ऐसे ही नहीं लेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको भी इसके पास आना पड़ेगा, कैटलिस्ट के पास A को, और B को भी जो कैटलिस्ट के पास आना पड़ेगा, और आके A को और B को कैटलिस्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा, कैटलिस्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे यहाँ मैं कैटलिस्ट बनाता हूँ, ये देखें यहाँ पर एक ये कैटलिस्ट पहले इस तरह का है, ये कैटलिस्ट, इसके अंदर ये जगह मौजूद है, खाली जगह, ये खाली जगह, ये जो खाली जगह है आपको इस कैटलिस्ट में नज़र आ रही है, ये कैटलिस्ट, ये जो खाली जगह है आपको इसमें नज़र आ रही हैं, इन खाली जगहों को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स। ये कैटलिस्ट जो है A और B को बोलेगा कि आप अपने अपने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने के लिए ऐसा करें, यहाँ आ जाएं मेरे घर में, मेरे घर के अंदर ये एक्टिव साइट्स मौजूद हैं, यहाँ पर आ जाएं, ये A भी यहाँ पर आ जाएगा, B भी यहाँ पर आ जाएगा। कैटलिस्ट इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज़रूर, लेकिन ये लेन देन करने के लिए इन रिएक्टेंट्स को यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन एक्चुअली A और B को करना है। तो ये कैटलिस्ट इनको जब यहाँ इन एक्टिव साइट्स में ले आएगा तो ये आसानी के साथ अपना मामला कर लेंगे। जो इससे पहले इनको प्रॉब्लम हो रही थी उसमें वक्त लग रहा था, मेन चीज़ टाइम है ना, उसमें वक्त लग रहा था। अगर ये कैटलिस्ट ना होता तो A और B अपने इलेक्ट्रॉन्स का जो लेन देन या जो भी मामला करते उसमें वो टाइम लगा रहे थे। कैटलिस्ट ने आके बोला कि मैं आपको एक ये एक्टिव साइट्स दे रहा हूँ, यहाँ पर आप आ जाएं, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप अपने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन या शेयरिंग जो भी आपको करनी है वो यहाँ पर आप कर लेंगे। और जब ऐसा करेंगे ये इन एक्टिव साइट्स पे इस कैटलिस्ट के आएंगे ये दोनों रिएक्टेंट, अब ये जो है पूरा का पूरा, क्योंकि हिस्सा तो देखें A और B इस कैटलिस्ट का हिस्सा तो बने ना वक्ती तौर पे, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। ये जो चीज़ है अब इसको इंटरमीडिएट कहेंगे। ये देखें इंटरमीडिएट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स का मजमुआ है। ये रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का कलेक्शन है, इज्तमा है, एक जगह जो जमा हो चुके हैं, ये इंटरमीडिएट कहलाता है। और ये इंटरमीडिएट क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ये वक्ती तौर पे बनता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, और इसको अनस्टेबल होना भी चाहिए। और थोड़े टाइम बाद जब ये आसानी के साथ अपना मामला जल्दी कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना हो या शेयरिंग करनी हो, ठीक है, और उसके नतीजे में एक नई प्रोडक्ट बनानी हो जिसको हमने क्या नाम दिया था? C का। तो जब ये C जो है बना लेंगे, अब ये यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से A निकल जाएगा, यहाँ से B भी निकल जाएगा, बल्कि A और B हकीकतन अब बचेंगे ही नहीं, क्योंकि A और B अपना वजूद जो है वो ख़त्म करके C में कन्वर्ट हो चुके होंगे यहीं पे, और फिर ये C जो है यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट बन के। इस तरह से आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी एक्टिव साइट्स में जगह दे के इन रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवा के, वो काम जो 4 घंटे में हो रहा था 1 घंटे में करवा के, अब इनको बोलेंगे कि भाई ठीक है आप A और B मिल गए, B ख़त्म हो गया, B भी ख़त्म हो गया, किस में कन्वर्ट हो गए? C में। मैं बोला अब आप चले जाएं यहाँ से, अब ये चला जाएगा यहाँ पे, दोबारा ये जो इंटरमीडिएट बना था कैटलिस्ट, दोबारा ये क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। जो पहले ये इंटरमीडिएट था अनस्टेबल था, अब ये कैटलिस्ट दोबारा स्टेबल हो जाएगा। इसने अपना काम कर दिया, जो काम 4 घंटे में हो रहा था वो काम अब
1 घंटे में हो जाएगा। बात समझ में आई? ये है कोर आइडिया इसका कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। ये लेकिन ये कैसे कर, ये कैटलिस्ट जो इसको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कह रहे हैं कैटलिस्ट, ये कैसे करेंगे, अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मदद से। ठीक है भाई, हाउ दे कैन ईजीली विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स, ये इन रिएक्टेंट्स से आसानी से विदड्रॉ यानी कि आसानी के साथ विदड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। हैंस बिकम्स अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और उसके नतीजे में क्या बन जाएगा, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो बन जाएगा। अगला पॉइंट इसके बाद ही लिख लें, बल्कि इसको मैं मुकम्मल कर लूँ इस पॉइंट को। हैंस बिकम्स अनस्टेबल इंटरमीडिएट एंड चेंजेस इनटू फाइनल प्रोडक्ट, एंड चेंजेस इनटू फाइनल प्रोडक्ट, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो यहाँ सी है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट भी लिख लें इसके हवाले से, एक्टिव साइट्स के हवाले से। ये जो एक्टिव साइट्स मैंने बताई हैं, सरफेसेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, अभी आपने देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स की सरफेसेस पे ही ये एक्टिव साइट्स बनी थी। सरफेसेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की जो सरफेसेस हैं, ठीक है, इनमें क्या होती हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट्स जो भी मैंने जगहें आपको बना के दिखाई थी, कहाँ होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की सरफेसेस पे। ठीक है, और इन एक्टिव साइट्स में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं। क्या होते हैं, एडजॉर्ब एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब। आपको पता है अगर पानी गिरा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, टिश्यू पेपर लेंगे, उस पानी को साफ़ करना चाहते हैं। टिश्यू पेपर क्यों ले रहे हैं आप प्लास्टिक का कोई टुकड़ा लेके उस पानी को साफ़ नहीं कर रहे, बल्कि टिश्यू पेपर से कर रहे हैं या फिर कपड़े से कर रहे हैं। वजह, उसकी वजह ये कि प्लास्टिक जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वाटर को, लेकिन टिश्यू पेपर जो है वो आसानी के साथ एब्जॉर्ब वाटर को कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो एब्जॉर्ब होने का ही काम हो रहा है ना, लेकिन क्योंकि मेटल है और मेटल सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जब कोई चीज़ एब्जॉर्ब होती है तो उसको एडजॉर्ब कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर एडजॉर्ब का वर्ड इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो सॉलिड होता है, मेटल जो है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना, सॉलिड हैं, तो इन ट्रांजिशन मेटल्स की, आउटर ट्रांजिशन मेटल्स की जो कि सॉलिड हैं, इनकी सरफेसिस के ऊपर जो है वो ये बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पर रिएक्टेंट्स एडजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक हो गई भाई बात। अब चलते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की तरफ। मैग्नेटिक बिहेवियर किन का मैग्नेटिक बिहेवियर है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। लेकिन इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लें, आप बचपन से मैग्नेट से खेलते हुए आ रहे हैं, आपको पता है मैग्नेट्स को आपने देखा भी होगा। मैग्नेट, एक मैग्नेट ये रहा और दूसरा मैग्नेट जो है वो ये रहा, ये दो मैग्नेट हैं, आपने इसी तरह देखा होगा। लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। असल में हर मैग्नेट, कोई सा भी हो, आप जिस पे बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं या लैब में रखे हों, ये हर मैग्नेट के दो एरियाज़ होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। दूसरा कोई भी मैग्नेट होगा उसका भी कोई जो है वो एक आधा हिस्सा पॉजिटिव होगा और आधा हिस्सा नेगेटिव होगा। आपको पता है अट्रैक्शन और रिपल्जन में क्या फ़र्क है। अट्रैक्शन में चीज़ें एक दूसरे की तरफ जाती हैं और रिपल्जन में चीज़ें एक दूसरे से दूर हटती हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको अगर आप एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो ये क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन आएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव को एक जगह इकट्ठा करेंगे या फिर नेगेटिव को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, इनमें रिपल्जन होगी। इस बात को समझिएगा। तो ये दो जो मैग्नेट हैं
आप ये तजुर्बा किया होगा, बचपन में आपने देखा होगा, अभी भी आप देख सकते हैं। इन दोनों मैग्नेट्स को जब आप नज़दीक करेंगे तो आप देखेंगे कि, बल्कि अभी आपको कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैग्नेट पे तो प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं है ना। जब आप इन मैग्नेट्स को नज़दीक करेंगे, ऐसे पकड़ा हुआ है आपने इन दोनों मैग्नेट्स को, ऐसे ही पकड़ा हुआ है, ऐसे ही पकड़ा हुआ है, इसको देखते रहें, ऐसे ही पकड़ा हुआ। तो जैसे जैसे आपने नज़दीक किया, फिर क्या हुआ, ये मैग्नेट एक दूसरे से चिपक गए, एक दूसरे से चिपक गए। पता है क्यों चिपके ये मैग्नेट? क्योंकि आपको नहीं पता, आपने दोनों मैग्नेट्स में से एक मैग्नेट का जो नेगेटिव पोर्शन था वो दूसरे मैग्नेट के पॉजिटिव पोर्शन से असल में मिला दिया, इसलिए ये दोनों मैग्नेट चिपक गए। अब आप क्या करें, ये वाला मैग्नेट है इसको घुमा दें, ये वाला मैग्नेट है इसको घुमा दें। जैसे ही आप घुमाएंगे तो फिर अब जो है, अब आप नज़दीक करें दोनों मैग्नेट्स को, तो आप देखेंगे कि अब ये नज़दीक नहीं आ रहे, बल्कि जैसे जैसे आप नज़दीक लाना चाह रहे हैं ये दूर हटना चाह रहे हैं। अब आप परेशान हैं, बोल रहे हैं यार चक्कर क्या है, पहले तो अट्रैक्शन हो रही थी, अब रिपल्जन हो रही है, अब रिपल्जन हो रही है, अब दूर हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, आपने जो मैग्नेट को घुमाया है, आपने असल में इसके पॉजिटिव पोर्शन को यहाँ कर दिया और नेगेटिव पोर्शन को यहाँ कर दिया। और अब जो आप टकरा रहे हैं ना दोनों मैग्नेट को, तो पॉजिटिव को असल में आप टकराना चाह रहे हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, रिपल्जन, हटाओ हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये मैग्नेटिक बिहेवियर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक बिहेवियर, जिसमें या तो अट्रैक्शन आपको नज़र आती है या रिपल्जन आपको नज़र आती है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या ऐसा बिहेवियर करते हैं? बिल्कुल ऐसा करते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, कभी तो उनके अंदर आपको अट्रैक्शन नज़र आएगी, कभी उनमें आपको रिपल्जन नज़र आएगी, लेकिन मोस्टली जो है आपको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आपको मोस्टली अट्रैक्शन नज़र आएगी, मोस्टली अट्रैक्शन नज़र आएगी। और अगर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मोस्टली अट्रैक्शन है तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको एक टर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। समझ में आ गई बात? जब अट्रैक्शन डेवलप हो रही है तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर अट्रैक्शन अगर डेवलप हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। और अगर रिपल्जन जो है वो आपको नज़र आए, जो कि बहुत ही कम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको नज़र आएगी, ज़्यादातर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पैरामैग्नेटिक मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे, उनमें आपको रिपल्जन मिलेगी, ठीक है। तो फिर क्या कहेंगे आप इसको आप कहेंगे डायामैग्नेटिक। तो दो किस्म की चीज़ें हो गई हैं, वो चीज़ें जो कि अट्रैक्शन शो कर रही हैं और वो चीज़ें जो कि रिपल्जन शो कर रही हैं। वो चीज़ें जो अट्रैक्शन शो कर रही हैं आप उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, वो चीज़ें जो रिपल्जन शो कर रही हैं, दूर हट रही हैं, आप उसको कहेंगे ये डायामैग्नेटिक हैं। लेकिन किसके मुकाबले में, किसके सामने? एक मैग्नेट के सामने। जिस तरह आप अभी आपने देखा, मैंने आपको मैग्नेट का बताया, दूसरे मैग्नेट का बताया कि दोनों मैग्नेट्स के अंदर आपने अट्रैक्शन भी देखी, दोनों मैग्नेट्स के अंदर आपने रिपल्जन भी देखी, ऐसा ही है। तो इसी तरह ये जो आपने मैग्नेट्स के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्जन देखी, इसी तरह की अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है वो आपको एटम्स में भी नज़र आती है, आयंस में भी नज़र आती है, जी बिल्कुल, और मॉलिक्यूल्स में भी आपको नज़र आती है, ठीक है। तो अगर अट्रैक्शन नज़र आ रही है तो आप उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, रिपल्जन नज़र आ रही है तो आप कहेंगे डायामैग्नेटिक। कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनको आप मैग्नेट के नज़दीक लेके जाएंगे तो वो एटम्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, भागते हुए मैग्नेट की तरफ जाएंगे, आप कहेंगे ये एटम्स जो हैं ये पैरामैग्नेटिक हैं। कुछ आयंस ऐसे हैं जिनको मैग्नेट की तरफ लेके जाएंगे तो ये भागते हुए उसके पास जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, आप इसको कहेंगे कि ये क्या है, आयंस, पैरामैग्नेट है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं
जिनको आप जब जो है वो मैग्नेट के पास लेके जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स भागते हुए जाएंगे मैग्नेट की तरफ, तो आप कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पैरामैग्नेट। लेकिन कुछ एटम्स, कुछ आइंस, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जब आप उनको मैग्नेट के नज़दीक करेंगे तो वो मैग्नेट से दूर हटेंगे, तो आप कहेंगे कि ये वाले जो एटम्स हैं या ये आइंस हैं या ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हैं, ये डायामैग्नेट है, डायामैग्नेटिक है। समझ में आ रही है बात आपको? तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज़्यादातर आपको पैरामैग्नेटिक नज़र आएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ जो हैं वो डायामैग्नेटिक भी आपको मिलेंगे। अब वो कौन से हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, कौन कौन से हैं? हमने आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 4 सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, ठीक है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। सवाल यहाँ पर पैदा होता है वाई एटम्स में या आइंस में या मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या है, एटम्स में, आइंस में या मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या है, इनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से कुछ एटम्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं और कुछ एटम्स जो हैं वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। इनमें ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इनमें है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको मैं कहूँगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन जो है वो। तो जहाँ पर भी अनपेयर्ड, किसी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं ये आइंस और मॉलिक्यूल्स को साइड में रख देता हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा हूँ। एटम्स जो हैं इनके अंदर आपको, जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन जब आपको नज़र आता है, तो आप पहचान जाते हैं कि यार ये पैरामैग्नेटिक होगा और अपने इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट होगा इस मैग्नेट की तरफ। समझ आ गई बात? ये अट्रैक्ट होगा इस मैग्नेट की तरफ। अब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से 3D सीरीज़ जो यहाँ लिखी हुई है, इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं और उसके अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, शेल्स में, शेल्स के अंदर, सब शेल्स में, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल्स जो हैं वो चेक करेंगे किसके, डी सब शेल के। डी सब शेल में आपको पता है 5 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह के, ये 1 2 3 4 5। एक तो डी सब शेल, इसको चेक करेंगे, और एस सब शेल जो है इसको भी चेक करेंगे। किनके? इस 3D सीरीज़ के सबके, इनके बिल्कुल आखिर के आपके बुक में दिए हुए, तो आप उसको सिर्फ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मौजूद हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मौजूद है, तो आप समझ जाएंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र नहीं आएंगे तो आप समझ जाएंगे ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी मैं बता देता हूँ। स्कैंडियम को अगर आप देखें, हमने यहाँ से लिया ना 3D सीरीज़ में, अगर आप स्कैंडियम को देखेंगे तो स्कैंडियम के, क्योंकि हमें ये बात मत भूलिएगा कि हमें आउटर मोस्ट शेल और पेन अल्टीमेट शेल दोनों को लेना पड़ता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये बात मत भूलिएगा, बार बार बताता हूँ। इसीलिए मैंने S और D दोनों को कहा, याद है ना, 4S और 3D। तो ये 4S कौन सा है, चौथा शेल जो है उसका S है, और ये 3D कौन सा है, तीसरा शेल जो है उसका D सब शेल है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का प्रॉब्लम ही ये है कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के अंदर ही नहीं होते, बल्कि पेन अल्टीमेट शेल के अंदर भी होते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड लास्ट शेल के अंदर भी होते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, P ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको सिर्फ जो है वो वैलेंस शेल जो है
वही नज़र आएगा, आउटर मोस्ट शेल जो है वही नज़र आएगा, सबसे आखिरी वाला शेल जो है वही नज़र आएगा जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड लास्ट शेल या पेन अल्टीमेट शेल का कॉन्सेप्ट उनमें नहीं है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी नहीं है। सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये चक्कर हमें नज़र आता है कि दो जगहों पर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दो शेल्स जो हैं, लास्ट वाला भी और सेकंड लास्ट वाला भी, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्कैंडियम की अगर बात करेंगे तो हम एस को भी लेंगे और डी को भी लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एस हो गया और ये डी हो गया। आपको पता है एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, डी में 5 होते हैं। अब मैं सबको बारी बारी लिख लूँ, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आ गया एस, ये डी आ गया इनका, ये इसका एस आ गया, ये इसका डी आ गया, ये इसका एस आ गया क्रोमियम का, ये क्रोमियम का डी आ गया, ये मैंगनीज का एस आ गया, ये डी आ गया मैंगनीज का, ये आयरन का एस आ गया, ये आयरन का डी आ गया, ये कोबाल्ट का एस आ गया, ये कोबाल्ट का डी आ गया, ये निकल का एस आ गया, ये निकल का डी आ गया, ये कॉपर का एस आ गया, ये कॉपर का डी आ गया, और ये जिंक का एस आ गया और ये जिंक का डी आ गया। 5-5 ऑर्बिटल बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आप देख लें। स्कैंडियम के एस, ये 4s है और ये 3d है। स्कैंडियम के 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सब लिख लेता हूँ एक साथ ही पहले ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, ये क्या आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये देख लें आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम क्या है, पैरामैग्नेटिक। टाइटेनियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, टाइटेनियम क्या है, पैरामैग्नेटिक। वेनेडियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम भी पैरामैग्नेटिक। क्रोमियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम भी पैरामैग्नेटिक। मैंगनीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंगनीज भी पैरामैग्नेटिक। आयरन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आयरन भी पैरामैग्नेटिक है। कोबाल्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, कोबाल्ट भी पैरामैग्नेटिक। निकल जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। कॉपर जो है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी शेल के अंदर, लेकिन एस में ये रहा कॉपर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर भी पैरामैग्नेटिक है। जिंक को देखें, इसके एस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और डी के 5 ऑर्बिटल के अंदर 2 2 2 2 2 मौजूद है। तो जिंक सिर्फ जिंक जो है वो क्या है, वो डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। बाकी ये सब के सब क्या हैं, ये पैरामैग्नेटिक हैं। ठीक है भाई, तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा, और दूसरी क्या बात है इसके अंदर,
दूसरी बात ये है स्ट्रेंथ ऑफ पैरामैग्नेटिक, स्ट्रेंथ ऑफ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इसकी स्ट्रेंथ जो है, अब यहाँ पर आप देखें ताकत, भाई पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो सही इन सब के पास, लेकिन किसी के पास ज़्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, किसी के पास कम है। तो टॉप टू बॉटम आप देखें, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी ज़्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। इसके अंदर एक नज़र आ रहा है, इसके अंदर दो नज़र आ रहे हैं, तो स्कैंडियम से ज़्यादा पैरामैग्नेटिक टाइटेनियम है, टाइटेनियम से ज़्यादा पैरामैग्नेटिक वैनेडियम है, वैनेडियम से ज़्यादा पैरामैग्नेटिक क्रोमियम है, और क्रोमियम से ज़्यादा मैंगनीज़ है नहीं। अब आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मैंगनीज़ के पास 5 है। आयरन को देखेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो रही है, कोबाल्ट को देखेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो रही है, निकल को देखेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो रही है, कॉपर को देखेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो रही है, जिंक को देखेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो यहाँ पर आप मिड तक कह सकते हैं, यहाँ पर आप मिड तक, यहाँ तक कह लें, इसको भी ले लें कि क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम। इस 3D सीरीज़ में आगे जाएं, इंक्रीज़ हो रही है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लेकिन मिड से मिड तक तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन मिड से फिर नीचे तक अगर आएँ तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है। नीचे तक अगर आएँ तो फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर, बस ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसको अगले पार्ट के लिए छोड़ते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।